अनटचेबिलिटी या छुआछूत भारत के इतिहास का वो काला सच है जो 10, 20 या 100-200 सालों से नहीं बल्कि हजारों सालों से हमारे समाज में पनप रहा है। अपर कास्ट ब्राह्मण्स और क्षत्रियास लोअर कास्ट शूद्रास को सदियों से नीची जाति या अनटचेबल्स कहकर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। हाल इतने खराब थे कि 17th सेंचुरी के आसपास नीची जाति के लोगों को जानवरों से भी बदतर ट्रीट किया जाता था। बॉम्बे में दलितों को साफ और बिना फटे हुए कपड़े पहनने की इजाजत तक नहीं थी। यहाँ तक कि जब कपड़े बेचने वाला दलितों को कपड़े बेचता था तो इस बात का खास ध्यान रखा जाता था कि दलितों को बेचे गए कपड़े फटे हुए और पुराने हैं। मालाबार में दलितों को एक मंजिल से ज्यादा घर बनाने तक की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि दलितों के शवों को जलाने भी नहीं दिया जाता था। इतना ही नहीं, उन्हें छाता, जूते और सोने की ज्वेलरीज यूज करने, गाय का दूध पीने, यहाँ तक कि अपर कास्ट की भाषा तक यूज करने नहीं दी जाती थी। और हद तो तब हो जाती है जब केरला में दलित महिलाओं को अपने प्राइवेट पार्ट्स कवर करने के लिए भी ब्रेस्ट टैक्स पे करना पड़ता था। और इस तरह का घटिया सिस्टम बनाने वाले हम अपर कास्ट अपने सो कॉल्ड प्योर ब्लड पर प्राउड फील करते हैं। आज के इस वीडियो में हम कास्ट रिजर्वेशन की हिस्ट्री, प्रेजेंट सिनेरियो और कास्ट रिजर्वेशन के फेवर और अगेंस्ट में सभी आर्ग्यूमेंट्स को विद फैक्ट्स डिस्कस करेंगे और कंक्लूजन ड्रॉ करने की भी कोशिश करेंगे। तो आइए कास्ट रिजर्वेशन के बारे में एक हेल्दी डिबेट करते हैं क्योंकि ये जरूरी है। दलितों के हित के लिए सबसे ज्यादा योगदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का माना जाता है, जो इस कास्ट सिस्टम के इतने खिलाफ थे कि इसे डिस्क्राइब करने वाली पुस्तक मनुस्मृति को उन्होंने 21 दिसंबर 1927 को जला दिया। और फाइनली कास्ट रिजर्वेशन या अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सबसे बड़ा अचीवमेंट था पूना पैक्ट 1932, जिसमें ऑप्रेस्ड क्लास के लिए प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में 148 सीट्स रिजर्व की गई, जिसके बाद 1950 में भारतीय संविधान के लागू होने पर आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट एटसेट्रा, आर्टिकल 16 equality of opportunity in matters of public employment, article 17 abolition of untouchability, article 18 abolition of titles। इन सभी आर्टिकल्स के थ्रू देश में इक्वलिटी लाने की बात की गई। बी आर अम्बेडकर 15 अक्टूबर 1956 को स्पीच में ये तक कहते हैं कि मैं हिंदू जन्मा जरूर हूँ पर हिंदू मरूंगा नहीं। हालांकि मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको कि एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। जिससे एक दिन पहले मतलब 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने 3,65,000 दलितों के साथ मिलकर हिंदुइज्म को छोड़कर बुद्धिज्म को अपना लिया था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया है। कास्ट रिजर्वेशन और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की हिस्ट्री की एक शॉर्ट समरी तो आप जान चुके हैं, पर कास्ट रिजर्वेशन को ओपोज करने वाले लोग आर्ग्यू करते हैं कि कास्ट इज पास्ट। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आज कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो चुका है या नहीं। तरह इन केसेस पर नजर डालिए जहां दलितों को मंदिर में घुसने, अपर कास्ट का खाना या पानी छूने के लिए मार डाला, ट्राइब्स पर पेशाब किया गया, उनके ऊपर थूका गया, यहाँ तक कि उन्हें अपर कास्ट के पैर चाटने के लिए फोर्स किया गया। और ये खबर 10, 20 या 100 साल पुरानी नहीं है बल्कि 2 या 3 साल पुरानी ही है। इतना ही नहीं, एनसीआरबी की रिपोर्ट की माने तो 2018 से 2021 तक वायलेंस अगेंस्ट दलित्स के अंडर 1,30,000 केसेस रजिस्टर हुए हैं। भारत में आज भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। और अगर मेरी बात का विश्वास नहीं आता तो आप अपने आसपास भी इसके बहुत से एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। क्रीमी लेयर ये टर्म उन ऑप्रेस्ड क्लासेस के लिए यूज की जाती है जो कास्ट रिजर्वेशन या किसी और वजह से इकोनॉमिकली, सोशली और एजुकेशनली एडवांस हो चुके हैं। और आज के समाज में ये टर्म ओबीसी के लिए यूज की जाती है। 2015 के बाद से ओबीसी को कास्ट रिजर्वेशन का फायदा उठाने के लिए ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट लेना जरूरी है, मतलब अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। इससे जिस स्टूडेंट के पेरेंट्स ग्रुप ए या ग्रुप बी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं और उनकी इनकम
8 लाख रुपए से ज्यादा है तो वो रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। और ये गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा स्टेप भी है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये रूल SC/ST कास्ट के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। और इसलिए जिन SC/ST स्टूडेंट की फैमिलीज में ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं और वो इकोनॉमिकली, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड भी नहीं है, फिर भी वो कास्ट रिजर्वेशन की वजह से एलिजिबल होते हैं और सिलेक्शन ले लेते हैं। और इस कास्ट रिजर्वेशन को अपोज करने वाले मोस्टली स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स की प्रॉब्लम भी यही है। और बात बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि हमने अपनी वीडियो के पिछले सेक्शन में जिन पीड़ित दलितों की बात की थी वो मेजरली गांव या छोटे शहरों से आते हैं। और कास्ट रिजर्वेशन का मेजरली फायदा उठाने वाले स्टूडेंट या कैंडिडेट्स वेल टू डू फैमिली से आते हैं। और इस चीज का एग्जाम्पल भी आप अपने आसपास देख सकते हैं। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो जिन लोगों के लिए ये स्कीम एग्जिस्ट करती है उन लोगों तक इसका फायदा पहुंच ही नहीं पाता। कुछ लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं कि कास्ट रिजर्वेशन तो खुद कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। बर्थ के बेसिस पर किसी को रिजर्व सीट देना भी तो डिस्क्रिमिनेशन ही है। और इसके आर्गुमेंट में कास्ट रिजर्वेशन का समर्थन करने वाले लोग रिप्लाई देते हैं कि जो स्टूडेंट्स पुअर दलित फैमिली से आते हैं उनके पास जनरल रिच फैमिली जितने रिसोर्सेज तो नहीं है, इसलिए उन्हें कम मार्क्स होने के बाद भी सिलेक्शन देना इक्वालिटी तो नहीं है, पर हाँ इक्विटी जरूर है। तो खैर ये दोनों ही आर्गुमेंट्स बिल्कुल गलत हैं। बर्थ बेसिस पर किसी को रिजर्व सीट्स देना यहाँ उनके सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए है, ना कि उनके इकोनॉमिकली अपलिफ्टमेंट के लिए। और दूसरे आर्गुमेंट में जो पुअर दलित फैमिली की बात की जा रही है, रियलिटी में इन पुअर दलित फैमिलीज तक इस रिजर्वेशन का फायदा पहुंच ही नहीं पाता। तो अगर इन शॉर्ट प्रॉब्लम की बात की जाए तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि कुछ लोगों को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, पर प्रॉब्लम ये है कि जिन्हें रिजर्वेशन दिया जा रहा है उन्हें उस रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं है, और जिन्हें जरूरत है उन तक ये रिजर्वेशन पहुंच ही नहीं रहा। और असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब रिजर्व सीट्स होने के बाद भी सीट्स खाली रह जाती हैं। जैसे 1 जनवरी 2020 को यूनियन मिनिस्ट्रीज में 42,000 से ज्यादा पोस्ट जो SC/ST और OBC के लिए रिजर्व की गई थी वो खाली रह जाती है, क्योंकि उनके लिए कोई डिजर्विंग कैंडिडेट मिल नहीं पाता। और फिर भी बेरोजगारी की जिम्मेदार सरकार है, कैंडिडेट्स नहीं। इतना ही नहीं, 2020-21 में IITs में 10,000 से ज्यादा रिजर्व सीट्स खाली रह गई। वहीं NITs में 8,700 से ज्यादा, जिसमें BTech, पोस्ट ग्रेजुएट और PhD कोर्सेज शामिल हैं। और ये वही सीट्स हैं जिसमें सिलेक्शन ना होने पर हम आए दिन स्टूडेंट्स की सुसाइड की खबरें सुनते रहते हैं। सुसाइड्स क्यों बढ़ रहे हैं इस बारे में हम एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं और आप उसे यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। इन सभी आर्गुमेंट्स के बीच एक आर्गुमेंट ये भी देखने को मिलता है कि धीरे धीरे मेरिट बेस्ड सीट्स खत्म होती जा रही हैं और आज भारत में हम टैलेंट को नहीं बल्कि रिजर्वेशन को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। देखिए, अगर रिजर्वेशन कोटा को देखा जाए तो 63.5% सीट्स आज रिजर्व हैं, जिसमें से SCs को 15%, STs को 7.5%, OBCs को 27%, EWS को 10% और डिसेबल्स को 4% का कोटा दिया गया है। और 36.5% सीट्स ही आज मेरिट बेस्ड है, मतलब काबिलियत के ऊपर आज रिजर्वेशन है। सिर्फ 36% ही टैलेंट बेस्ड सिलेक्शन होता है, बाकी 60% से ज्यादा हम सिर्फ इक्वलिटी लाने के नाम पर रिजर्व कर देते हैं। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से लेकर कास्ट रिजर्वेशन तक हम एक एक चीज डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, पर इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल मत भूलिए। आइए एक हेल्थी डिस्कशन शुरू करते हैं और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। बाकी इस वीडियो में एक बात से भी सहमत हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। जय हिंद, जय भारत।